अब हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, अर्थ और इसके विकास के बारे में बात किया। अब हम इसके बाद बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। तो उपागम का मतलब होता है कि भाई चीजों को देखने का आपका दृष्टिकोण किस तरीके का है, नजरिया, यानी आपका चीजों को देखने का चश्मा कैसा है, आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं। आपका देखने का नजरिया अलग हो सकता है, सामने वाले का अलग हो सकता है और किसी तीसरे व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत को देखने के अलग अलग जो नजरिए हैं, उन नजरियों का जिक्र हम करते हैं उपागम के संदर्भ में। तो राजनीतिक सिद्धांत के उपागमों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो परंपरागत उपागम और दूसरा आधुनिक उपागम है। तो उपागम के संदर्भ में किस किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत को विचारक समझ रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि जिसको हमने उपागम की श्रेणी में रखा है। तो उपागमों को समझने के लिए हमने इनको दो तरीके से कैटेगराइज किया है, परंपरागत उपागम एंड आधुनिक उपागम। तो परंपरागत उपागमों में हमने दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, संस्थात्मक उपागम और वैधानिक उपागम, इनको हमने अलग अलग रखा है, यानी 1 2 3 4। परंपरागत उपागमों में हम 4 उपागमों का जिक्र करेंगे। पहले नंबर 1 पे दार्शनिक उपागम का हम जिक्र करेंगे, दूसरे पे ऐतिहासिक उपागम का हम जिक्र करेंगे, तीसरे पे हम संस्थात्मक उपागम का जिक्र करेंगे और चौथे पे हम वैधानिक उपागम का जिक्र करेंगे। वहीं अगर आधुनिक उपागमों की हम बात करें तो इसमें समाजशास्त्रीय उपागम का हम जिक्र करेंगे, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक उपागम का हम जिक्र करेंगे और अंततः अनुशासनात्मक उपागम का हम जिक्र करेंगे और लास्ट में व्यवहारवादी उपागम का हम जिक्र करेंगे। तो अब सबसे पहले आप आ जाइए दार्शनिक उपागम के। दार्शनिक उपागम क्या है? दार्शनिक उपागम के तहत क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके राजनीतिक सिद्धांत को समझने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो दार्शनिक उपागम है वो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का इस्तेमाल करता है और इन प्रश्नों के बिहार पे वो राजनीतिक सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ हम बात करें कि दार्शनिक उपागम, तो दार्शनिक उपागम को नैतिक, मानकीय और तात्विक उपागमों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को नैतिक, मानकीय और तात्विक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर 1 ऑप्शन आ सकता है कि दार्शनिक उपागम, नंबर 2 ऑप्शन आ सकता है ऐतिहासिक उपागम और नंबर 3 ऑप्शन आ सकता है संस्थात्मक और या वैधानिक उपागम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। साथ ही साथ जो दार्शनिक उपागम को मानने वाले विचारक हैं उनमें हम जिक्र करते हैं प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, ग्रीन और लियो स्ट्रॉस का। यानी ये कुल मिलाकर के मुख्यतः 6 दार्शनिक हैं जो दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में इस तरीके से बातें की जाती हैं जिस प्रकार से एक दार्शनिक बात करता है। तो दार्शनिक नजरिया के तहत जो विचारक हैं वो प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, ग्रीन और लियो स्ट्रॉस का हम जिक्र करते हैं। इसके साथ साथ जो लियो स्ट्रॉस हैं वो दार्शनिक उपागम को पुनर्जीवित करने का श्रेय उनको दिया जाता है। यानी कि आधुनिक काल में दार्शनिक उपागम को पुनर्जीवित करने का श्रेय लियो स्ट्रॉस को दिया जाता है और लियो स्ट्रॉस ने दार्शनिक उपागम को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है आधुनिक काल में। तो इस तरीके से ये दार्शनिक उपागम है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक उपागम की। तो ऐतिहासिक उपागम, इसमें राजनीति को अतीत की घटनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अतीत में राजनीति से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के माध्यम से वर्तमान की राजनीतिक घटनाओं को जोड़ करके उससे समझने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में कोई घटना हुई तो वही उस घटना का समाधान अतीत में कैसा हुआ, अतीत में अगर वो घटना हुई तो उसका समाधान किस तरीके से किया गया। तो वहां से चीजों को सीख करके जो ऐतिहासिक उपागम के जो विचारक हैं उनका मानना है कि इस तरीके से वहां से चीजें उठा ली जाती हैं, भाई उस तरीके से पहले ऐसा समाधान किया गया तो उसी समाधान के इर्द गिर्द वर्तमान का समाधान भी दिया जाता है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके इतिहास की चीजों को जोड़ करके समाधान दिए जाते हैं और उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो तरीके कहीं ना कहीं इतिहास में थे, उन्हीं के इर्द गिर्द वर्तमान में भी राजनीति के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐतिहासिक उपागम के तहत जो दार्शनिक ऐतिहासिक उपागम का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं उसमें है सेवाइन का हम जिक्र करते हैं, मैक्लावेल का हम जिक्र करते हैं, साथ ही साथ लिंडसे। ये 3 मुख्य विचारक हैं जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक उपागम का समर्थन करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। अब हम बात करते हैं संस्थात्मक उपागम का। तो इसके अंतर्गत सरकार की औपचारिक यानी कानूनी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं सम्मिलित हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं, ना कि अनौपचारिक। तो औपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत जैसे हमने जिक्र किया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो कुल मिलाकर के इस उपागम के तहत हम इस प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत जो विचारक आते हैं
उनमें वाल्टर वेजहार्ट, मुनरो, लॉर्ड ब्राइस, कैरी यूहेट और कार्ल फ्रेडरिक का हम जिक्र करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि संस्थात्मक उपागम में हम जिक्र करते हैं किसका? वाल्टर वेजहार्ट का जिक्र करते हैं, मुनरो का जिक्र करते हैं, लॉर्ड ब्राइस का जिक्र करते हैं, कैरी यूहेट का जिक्र करते हैं, कार्ल फ्रेडरिक का हम जिक्र करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैधानिक, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वैधानिक उपागम। वैधानिक उपागम के तहत यानी इसमें राजनीति के कानूनी ढांचे पर विशेष बल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वैधानिक उपागम का मतलब यह है कि भाई कानून के दायरे में रहकर ही चीजें हों। जो वैधानिक उपागम को मानने वाले विचारक हैं उनका मानना है कि राजनीति से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, राजनीति से संबंधित जो भी काम हो रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिस प्रकार की भी गतिविधियां हो रही हैं, वो गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर ही की जाए। कानून के दायरे से बिल्कुल भी बाहर वो गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की बात करते हैं वैधानिक उपागम को मानने वाले विचारक, जिनमें हम जिक्र करते हैं हॉब्स का, बोंदा का और डाइसी का।